भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने भारत पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। कुछ दिन पहले भारत ने पाकिस्तान में हवाई हमले किए थे, जो भारतीय नियंत्रित कश्मीर में पिछले महीने 26 पर्यटकों पर हुए हमले के जवाब में थे। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने की घोषणा की। भारत ने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया है। आज रात का संघर्ष पिछले 3 दशकों में सबसे भयंकर है। अब आशंका है कि यह पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ सकता है। भारत पाकिस्तान युद्ध पहली बार था जब दुनिया ने देखा कि चीनी हथियार कितने अच्छे हैं, और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चीनी उत्पाद होते हैं, चीनी हथियार भी अपनी चर्चा पर खरे नहीं उतरे। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, भारत कई चीनी मिसाइलों को लगभग सही सलामत वापस लाने में सफल रहा। पश्चिमी सेनाएं जानना चाहती हैं कि इन मिसाइलों में क्या है और वे नाटो के समकक्षों के सामने कैसी हैं। भारत पाकिस्तान में चीनी वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय और कुछ मामलों में नष्ट करने में सफल रहा है। यह ऐसा विषय है जिसके बारे में पश्चिमी सेनाएं और जानकारी पाना चाहेंगी। आज मेरे साथ पूर्व नेवी सील चक फर्र है, जो बताएंगे कि चीनी हथियार नाटो के हथियारों के मुकाबले कैसे हैं। हमेशा की तरह वीडियो का आनंद लेने पर नीचे लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे लिए बहुत मददगार होता है और हमें हर दिन आपके लिए ऐसे वीडियो लाने में सक्षम बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। 2025 का भारत पाकिस्तान संघर्ष विवादित कश्मीर क्षेत्र के इर्द गिर्द केंद्रित था। यह तेजी से बढ़ गया जब भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसका लक्ष्य पाक अधिकृत कश्मीर और पंजाब में कथित उग्रवादी ढांचे थे। इस ऑपरेशन को मुख्य रूप से फ्रांसीसी निर्मित राफेल जेट्स द्वारा अंजाम दिया गया, जो स्कैल्प क्रूज मिसाइलों और AASM हैमर ग्लाइड बमों से लैस थे, जिससे पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। अगले कुछ दिनों में कई हवाई झड़पें हुईं, जिसमें पाकिस्तान के चीनी निर्मित J-10C विगोरस ड्रैगन और JF-17 ब्लॉक 3 थंडर स्ट्राइक फाइटर, जो PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों और चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम से लैस थे, भारत के राफेल, सुखोई 30 और MiG-29 के खिलाफ आमने सामने आए। सबसे महत्वपूर्ण हवाई मुठभेड़ 6 मई से 7 मई के बीच हुई, जिसे एक पाकिस्तानी सूत्र ने हालिया विमानन इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे लंबी डॉग फाइट बताया। इस लड़ाई में लगभग 125 विमान शामिल थे, जो 1 घंटे तक चली और जिसमें दूरी 160 किलोमीटर से भी अधिक थी। पाकिस्तान ने जीत का दावा किया, यह कहते हुए कि उसके J-10 लड़ाकू विमान, जो चीनी PL-15 मिसाइलों से लैस थे, उन्होंने 5 भारतीय जेट मार गिराए, 3 फ्रांसीसी निर्मित राफेल, 1 रूसी Su-30 और 1 रूसी MiG-29, साथ ही एक इजरायली निर्मित हेरॉन ड्रोन। अमेरिकी अधिकारियों ने कम से कम 2 भारतीय नुकसान की पुष्टि की, जिसमें 1 राफेल शामिल था, जबकि भारतीय मीडिया ने भारतीय नियंत्रित कश्मीर में 3 क्रैश साइटों की रिपोर्ट दी। भारत ने इन नुकसानों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने कहा कि नुकसान युद्ध का हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान ने किसी विमान के नुकसान की रिपोर्ट नहीं की, हालांकि उसके दावे अभी तक सत्यापित नहीं हुए हैं। 9 मई को दूसरी महत्वपूर्ण झड़प में पाकिस्तान के चीनी निर्मित JF-17 ब्लॉक 3, जो CM-401 एक हाइपरसोनिक स्ट्राइक मिसाइलों से लैस थे, ने पठानकोट और गुरदासपुर के पास भारतीय लॉजिस्टिकल डिपो पर हमला किया, जिससे भारतीय रडार रक्षा प्रणाली को चकमा दिया गया। भारत के रूसी निर्मित S-400 एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स ने अमृतसर और अन्य शहरों पर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक दिया, जो भारत द्वारा इसका पहला युद्धकालीन उपयोग था। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के वायुसेना अड्डों पर सटीक हमले किए, जिसमें सरगोधा का अड्डा भी शामिल था, जिससे रनवे और पाकिस्तानी ढांचे को नुकसान पहुंचा। चलिए चीनी हथियारों के प्रदर्शन पर गौर करते हैं। चीनी निर्मित J-10C विगोरस ड्रैगन स्ट्राइक फाइटर और JF-17 ब्लॉक 3 थंडर जेट्स, जो पाकिस्तान की वायु श्रेष्ठता के मुख्य हथियार बनकर उभरे। सबसे पहले चीनी निर्मित J-10 और JF-17 ब्लॉक 3 दोनों को उनकी उन्नत एवियोनिक्स, रडार सिस्टम और हथियार क्षमताओं के आधार पर 4.5वीं पीढ़ी या चौथी पीढ़ी प्लस फाइटर जेट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
J-10C विगोरस ड्रैगन एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। इसकी उन्नत एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनड एरे रडार, स्टेल्थ फीचर्स जैसे कम रडार क्रॉस सेक्शन, कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल और चीन की लंबी दूरी की PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें ले जाने की क्षमता इसे एक उन्नत खतरा बनाती है। इसका डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम और WS-10B इंजन इसकी फुर्ती और प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाते हैं, जिससे यह उन्नत पश्चिमी लड़ाकू विमानों जैसे F-16 ब्लॉक 70 के बराबर माना जाता है। JF-17 ब्लॉक 3 थंडर का संयुक्त विकास पाकिस्तानी एरियल कॉम्प्लेक्स और CAC चाइनीज एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच हुआ था। JF-17 ब्लॉक 3 एक हल्का मल्टी रोल फाइटर है। इसे चौथी प्लस पीढ़ी का भी माना जाता है, जिसमें KLJ-7A ये रडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और चीन की घातक PL-15 जैसी आधुनिक मिसाइलों के साथ संगतता शामिल है। थंडर का डिजाइन किफायती और बहुप्रकारी होने पर जोर देता है, जिसमें पहले के ब्लॉक्स की तुलना में न केवल गतिशीलता बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कॉम्बैट रेंज में भी सुधार किया गया है। दोनों विमान ऐसी तकनीकों को शामिल करते हैं जो चौथी और पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के बीच की दूरी को पाटती हैं, जैसे F-16 MiG-29 और असली पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जैसे F-35 और शायद चीन का J-20। चीनी 4+ जनरेशन फाइटर जेट्स में उन्नत सेंसर और नेटवर्क्ड वॉरफेयर क्षमताएं हैं, लेकिन उनमें नाटो के 5वीं पीढ़ी के जेट्स जैसी पूरी स्टेल्थ विशेषताएं नहीं हैं। J-10C जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनड एरे रडार और PL-15 मिसाइलों से लैस है, दृश्य सीमा से बाहर की लड़ाई में बेहद प्रभावी साबित हुआ। भारत के खिलाफ चीनी निर्मित J-10 विमान का कॉम्बैट डेब्यू हुआ। इसमें कम से कम एक फ्रांसीसी राफेल को गिराया गया, जो चीन के लिए महत्वपूर्ण जीत थी। JF-17 ब्लॉक 3 थंडर, जिसकी सेवा में लगभग 24 यूनिट्स हैं, ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन CM-400 एक हाइपरसोनिक स्ट्राइक मिसाइलों को डिलीवर करके किया, जो दक्षिण एशियाई युद्ध में पहली बार हुआ। इन पाकिस्तानी विमानों ने भारत के राफेल विमानों को बियॉन्ड विजुअल रेंज परिस्थितियों में पछाड़ दिया, जिसका एक कारण बेहतर मिसाइल रेंज और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म के साथ नेटवर्केड ऑपरेशंस था। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि मुख्य बढ़त तकनीकी नहीं बल्कि सामरिक थी। J-10C और JF-17 चीन के टॉप टियर फाइटर नहीं हैं और स्टेल्थ जेट की क्षमता में J-20 से पीछे है। उनकी सफलताओं का श्रेय काफी हद तक पाकिस्तान की सामरिक रणनीति और भारत की संचालन संबंधी गलतियों को जाता है, जैसे कि पाकिस्तान के SM जोन में जरूरत से ज्यादा फाइटर भेजना या नेटवर्क से जुड़े PL-15 मिसाइल हमलों का मुकाबला न कर पाना। तो चीन की नवीनतम मिसाइलें वास्तव में युद्ध में कैसी साबित हुईं? PL-15 चीन की लंबी दूरी की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिसकी अनुमानित युद्ध सीमा 200 से अधिक किलोमीटर है। यह पाकिस्तान के एयर टू एयर शस्त्रागार का सितारा थी। J-10C या JF-17 प्लेटफॉर्म से दागी गई यह मिसाइल कथित तौर पर भारत की यूरोपीय मेटियोर और स्वदेशी रूप से बनी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल से बेहतर साबित हुई थी। PL-15 का हाइब्रिड गाइडेंस सिस्टम जड़ अत्वीय नेविगेशन, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स से मिड कोर्स डेटा लिंक अपडेट्स और टर्मिनल होमिंग के लिए एक रडार सीकर को जोड़ता है, जिससे लॉन्च करने वाले विमान द्वारा लगातार रोशनी किए बिना सटीक हमला संभव हो पाया। इस मिसाइल के एक्सपोर्ट वेरिएंट चीनी PL-15E का मलबा पंजाब में बरामद हुआ था और इससे इसकी उन्नत डिजाइन का खुलासा हुआ, जिससे भारत और पश्चिमी देशों की राजधानी में खुफिया एजेंसियों की रुचि बढ़ गई। पाकिस्तान ने चीन की CM-401 हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे JF-17 द्वारा हवा से लॉन्च किया जाता है, डिलीवर की। उन्होंने चीन की लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक तकनीक में छलांग को प्रदर्शित किया। इस मिसाइल की भारतीय रडार गलियारों को पार करने और लॉजिस्टिकल टारगेट्स पर हमला करने की क्षमता ने पाकिस्तान की उभरती हुई एंटी एक्सेस एरियल डिनायल क्षमता को उजागर किया। हालांकि PL-15 की सफलता सर्वव्यापी नहीं थी। कुछ मिसाइलें लंबी दूरी से दागी गईं और मार्गदर्शन सहायता सीमित थी, इसलिए वे टारगेट्स को चूक गईं। यह रणनीति दोनों पक्षों की दुश्मन सीमाओं को पार करने की अनिच्छा के कारण अपनाई गई थी।
पाकिस्तान का HQ-9P लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 260 किलोमीटर है, उसके वायु रक्षा नेटवर्क की रीढ़ बना। चीनी LY-80 मीडियम रेंज एसएम और चीन निर्मित JDK-0 3 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के साथ एकीकृत होकर इसने प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों पर परतदार सुरक्षा प्रदान की। रिपोर्ट्स सुझाव देती हैं कि HQ-9 मिसाइल ने कुछ भारतीय हथियारों को रोका, परंतु समग्र रूप से इसका प्रदर्शन मिश्रित रहा। पाकिस्तान का स्वीडन निर्मित साब 2000 IWC उन्नत अर्ली वार्निंग और कमांड प्लेटफॉर्म बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। इन विमानों में लगे IWC रडार 450 किलोमीटर तक के लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम थे और इन्होंने अहम भूमिका निभाई। इन सिस्टम्स ने J-10C और JF-17 हमलों का समन्वय किया, पाकिस्तान की PL-15 मिसाइलों के लिए मिड कोर्स गाइडेंस प्रदान की और ऐसे साइलेंट एंगेजमेंट्स को संभव बनाया जहां पाकिस्तानी फाइटर अपने रडार बंद करके ऑपरेट कर रहे थे, जिससे उनकी सर्वाइवलिटी बढ़ गई। चीनी JDK-0 3 एडवांस्ड अर्ली वार्निंग विमान ने IWC की पूरक भूमिका निभाई, हालांकि इनका प्रदर्शन आदर्श से कम रहा। पाकिस्तान के चीनी निर्मित एडवांस्ड अर्ली वार्निंग विमानों में अक्सर तकनीकी खराबी आती रही है। शुरुआत से ही चीनी निर्मित सिस्टम और पाकिस्तान के अमेरिकी और पश्चिमी वायु रक्षा ढांचे के बीच अनुकूलता की समस्याएं थीं। ZDK-3 की कमियों ने दिखाया कि भारत के यूरोपीय स्कैल्प मिसाइलें पाकिस्तानी रक्षा प्रणाली में घुसपैठ कर सकती हैं, पंजाब और कश्मीर में लक्ष्यों पर हमला कर सकती हैं और चीनी रडार तथा टारगेटिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठा सकती हैं। पाकिस्तान के 5 भारतीय विमानों को मार गिराने के दावों, 3 राफेल, एक Su-30, एक MiG-29 और एक इजरायली निर्मित हेरॉन ड्रोन को अमेरिकी और भारतीय सूत्रों द्वारा आंशिक रूप से पुष्टि मिली है, जो कम से कम 2 या 3 नुकसान की पुष्टि करते हैं, जिनमें एक राफेल और एक मिराज 2000 शामिल हैं। भारतीय नियंत्रित कश्मीर में राफेल विमान का दृश्य मलबा और पाकिस्तान द्वारा जारी की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स इन दावों को विश्वसनीयता देती हैं, हालांकि स्वतंत्र पुष्टि की कमी है। हालांकि भारत के हमले भी पूर्णतः असफल नहीं रहे और ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी एयरफील्ड्स, जिनमें सरगुटा भी शामिल है, को नुकसान पहुंचाया और अनुमानित 35 से 40 पाकिस्तानी कर्मियों की मौत हुई। भारत की रूसी निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को निष्क्रिय किया, लेकिन यह बहुत प्रभावशाली नहीं रही। ऐसा लगता है कि S-400 6 से 7 मई को हुए भारी डॉग फाइट्स के दौरान दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पाई। इन हवाई लड़ाइयों ने दृश्य सीमा से बाहर की लड़ाई में पाकिस्तान की सामरिक बढ़त को उजागर किया, जो चीनी सिस्टम के उन्नत अर्ली वार्निंग और ग्राउंड रडार के साथ एकीकरण के कारण थी। भारत की हार ने राफेल की रडार स्टेल्थ की कमी और भारत के Su-30 की कम तैयारियों को उजागर किया, जो 2023 में केवल 60% थी। मुकाबले के नियमों ने भी भारतीय पायलटों को सीमित किया हो सकता है। इससे पहले से हमला करने पर रोक लगी रही और पाकिस्तानी हथियारों की कथित प्रभावशीलता बढ़ गई। तो चीनी हथियार नाटो विरोधियों के मुकाबले कैसे टिक पाएंगे? देखा जाए तो चीन का J-10C और पाकिस्तान का J-17 ब्लॉक 3 नाटो के यूरोफाइटर टाइफून और F-16 ब्लॉक 70-70 2 के बराबर हैं एवियोनिक्स और रडार के मामले में। लेकिन F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के जेट्स की स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन की कमी है। इसका मतलब है कि ये विमान दूसरी श्रेणी में आते हैं। चीन की PL-15 मिसाइल रेंज और गाइडेंस में नाटो की AIM-120D AMRAAM और मेटियोर की टक्कर की है, जिसकी 200 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज मेटियोर की 200 किलोमीटर रेंज के बराबर या उससे भी ज्यादा है। हालांकि नाटो की मिसाइलें डेटा लिंक एकीकरण और प्रत्युपायों के मामले में अधिक परिपक्व हैं, जो दशकों की तैनाती और अभ्यास के दौरान विकसित हुई हैं। चीन की CM-400 एक हाइपरसोनिक मिसाइल का नाटो के पास कोई सीधा मुकाबला नहीं है। हालांकि अमेरिका या AGM-183 जैसी हाइपरसोनिक एयर लॉन्च सिस्टम विकसित कर रहा है, जो एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पॉन्स वेपन है। चीन की हेडक्वार्टर 9P सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली लगभग रूस की S-300 या शुरुआती जन 1 पैट्रियट वेरिएंट के समान है, लेकिन यह पैट्रियट PAC
F-16 या टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस की तुलना में हाइपरसोनिक हथियारों जैसी उन्नत चुनौतियों को रोकने में काफी पीछे है। पाकिस्तान की चीन निर्मित GDK-3 एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स निराशाजनक रही थीं और उन्हें रिटायर करने का कार्यक्रम था, लेकिन इन हवाई मुठभेड़ों के दौरान इनका इस्तेमाल किया गया और बाकी जरूरतों को साब एरी एडवांस्ड अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स ने पूरा किया। चीन के हवाई अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स नाटो के E3 सेंट्री या E7 वेजटेल की तुलना में कमजोर हैं, जिनमें ज्यादा समय तक उड़ान भरने की क्षमता, मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ बेहतर मजबूती है। चीन बनाम नाटो अगर एक काल्पनिक मुकाबला हो तो वह कैसा दिखेगा? यदि चीनी सेना का सामना नाटो से होता है तो परिणाम संभवतः पश्चिम के पक्ष में होगा, भले ही चीन ने अपनी ताकत दिखाई हो। किसी भी हवाई युद्ध की नींव बनेगा चीन का KJ-2000 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, जो प्रतिष्ठित इल्यूशन IL-76 पर आधारित है। इसमें 3 ऐसे रडार लगे हैं जो 360 डिग्री कवरेज और लगभग 470 किमी की डिटेक्शन रेंज प्रदान करते हैं। यह एयर ऑन ऑपरेशन के लिए कमांड और कंट्रोल को सपोर्ट करता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में अमेरिकी AW सिस्टम्स जैसे EC सेंट्री और E7 वेस्टेल के मुकाबले कमियां हैं। IL-76 E7 बोइंग 737 आधारित प्लेटफॉर्म की तुलना में कम मॉडरेट, कम एंड्योरेंस और कम एफिशिएंसी वाला है। चीन के रडार भले ही उन्नत हैं, लेकिन उनका डेटा प्रोसेसिंग E3 के अपग्रेडेड सिस्टम्स या E7 के मल्टी रोल इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनड एरे की तुलना में टारगेटिंग, डिस्क्रिमिनेशन और ट्रैकिंग क्षमता दोनों में पीछे है। मात्रा भी एक कारक है। सिर्फ 4 या 5 चीनी KJ-2000 ही ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे कवरेज सीमित हो जाती है, जबकि अमेरिकी एडवांस्ड अर्ली वार्निंग फ्लीट कहीं बड़ी है। 4 चीनी प्लेटफॉर्म्स को बड़े पैमाने पर कई मोर्चों पर होने वाली हवाई लड़ाइयों के लिए नाकाफी माना जाता है और ये किसी भी लंबी हवाई मुहिम को सपोर्ट करने के लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। KJ-2000 के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम भी कमजोर हैं, जबकि अमेरिकी ये 6G ग्राउलर जैसे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स इनकी डिटेक्शन और डेटा लिंक को बाधित कर सकते हैं। पश्चिमी विमानों की युद्ध में साबित हो चुकी श्रेष्ठता भी है। नाटो के F-35s, जिनमें स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन है, वे J-10 और JF-17 की दूरदृष्टि युद्ध में मिलने वाले फायदों को बेअसर कर देंगे। और चीन के कथित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान असली युद्ध में पूरी तरह से अटेस्टेड नहीं हैं। F-35 के रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट सिस्टम्स चीनी समकक्षों से काफी बेहतर हैं, जिससे पहले देखना और हमला करना संभव होता है। नाटो की AIM-120D और मेटियोर मिसाइलें लिंक 16 डेटा लिंक के साथ मिलकर चीन की PL-15 मिसाइलों का मुकाबला बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस और काउंटर मेजर्स के जरिए करेंगी। नाटो के उन्नत अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स, विशेषकर E7 550 किमी से अधिक दूरी पर खतरों का पता लगाकर और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का समन्वय करके अद्वितीय बैटल स्पेस प्रबंधन प्रदान करते हैं। चीनी हथियार और विमान भले ही भारत के खिलाफ प्रभावी हों, लेकिन नाटो की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं, खासकर EA-8 ग्राउलर के जैमिंग के सामने उन्हें मुश्किल होगी। नाटो के ग्राउंड बेस्ड रडार जैसे ANTPY-2 और एजिस सिस्टम्स बेजोड़ ट्रैकिंग और इंटरसेप्ट क्षमताएं प्रदान करते हैं, जिससे चीन की HQ-9P सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें स्टील्थ या हाइपरसोनिक खतरों के खिलाफ कम प्रभावी हो जाती हैं। पाकिस्तान की चीनी सिस्टम्स पर निर्भरता एक बड़ी छलांग थी, परंतु इसमें संयुक्त संचालन की सिद्धांतगत परिपक्वता और नाटो बलों का अनुभव का अभाव था। अमेरिका और उसके सहयोगी समकक्ष खतरों के खिलाफ रणनीति को फिर से परिभाषित करने के लिए रेड फ्लैग जैसी बड़े पैमाने की अभ्यास नियमित रूप से करते हैं। कश्मीर में पाकिस्तान की सफलता स्थानीयकृत असंयम प्रभुत्व और आश्चर्य पर निर्भर थी। ऐसी रणनीतियां जो नाटो की वैश्विक पहुंच और जबरदस्त वायु श्रेष्ठता के सामने कम कारगर होती। निष्कर्ष क्या है? कश्मीर एक चेतावनी थी, लेकिन नाटो के पास अब भी बढ़त है। इन हवाई लड़ाइयों ने चीनी प्रतिष्ठा को एक सैन्य निर्यातक के रूप में ऊंचा किया है, जहां J-10, PL-15 और CM-401 हाइपरसोनिक मिसाइल ने भारत की पश्चिमी और रूसी प्रणालियों के खिलाफ अपनी ताकत साबित की है। पाकिस्तान की सामरिक सफलताएं दिखाती हैं
कि चीनी तकनीक को प्रभावी उन्नत प्रारंभिक चेतावनी और नवाचारी रणनीतियों के साथ जोड़ने पर उसकी ताकत काफी बढ़ जाती है। लेकिन क्या यह काफी है? एक पश्चिमी विरोधी के खिलाफ F-35s, उन्नत एडवांस्ड अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स और मजबूत वायु रक्षा राडार की गुणात्मक और मात्रात्मक बढ़त शायद चीनी उपकरणों पर भारी पड़ेगी। यह संघर्ष पश्चिम के लिए एक चेतावनी है। चीनी हथियार अंतर को कम कर रहे हैं, लेकिन नाटो की तकनीकी और संचालनात्मक श्रेष्ठता फिलहाल निर्णायक बनी हुई है।